कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से कर रहे हो तो क्लोज भी लेसन को अच्छे से करो, तभी वो इफेक्टिव होता है। अब क्लोजर स्किल की हम बात करते हैं, तो क्लोजर स्किल का आप ही लोग कुछ एग्जांपल दो कि कैसे क्लोजिंग करनी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट होता है क्लोजिंग करते समय लेसन की। जैसे जो भी टॉपिक पढ़ाया उसके मेन मेन पॉइंट जो होते हैं उनको सम अप करना सबसे पहले तो। हाँ, वेरी गुड। जो भी आपने मेन पॉइंट्स पढ़ाए हैं उनको सम अप करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और क्या चीजें शामिल होनी चाहिए क्लोजिंग में? एक पॉइंट ये आपने बताया। और मैम पूरा जो भी डाटा है उसको समराइज्ड करना और क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना। वेरी गुड बेटा, ये आपके इसी में आ गया, कंसोलिडेशन में है ना। कंसोलिडेशन यानी समरी बनाना, जो भी आपने पढ़ाया है आप उसकी समरी बना के बच्चों के सामने प्रेजेंट करो कि देखो आज हमने ये चीज देखी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे परिभाषा है उसकी फिर से रिवाइज करा दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट को फिर से रिवाइज करा दो। तो जो समरी हम कराते हैं, ठीक है, आपने एक कंपोनेंट बोला समरी, तो बिल्कुल सही है, जो पढ़ाया उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन कराओ, जिसको कहते हैं पुनरावृत्ति कराना। और मैम उसके साथ कुछ शॉर्ट आंसर्स और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी साथ में दिए रहे, जिससे बच्चे हाँ, उससे कंक्लूड कर सके। वेरी गुड। तो ये आप समरी कराते हो तो समरी कराने के लिए आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, उनको एक्टिव, सो दैट वो भी एक्टिव रहे। तो जब हम क्लोजअप कराते हैं या समरी कराते हो, जैसे पहला पॉइंट आपने बोला चीजों की समरी कराओ, तो किस किस प्रकार से समरी कराई जा सकती है, क्या क्या किया जा सकता है समरी कराते समय? मैम लाइक जैसे कि हमने पूरा सपोज हमने पूरा एक आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें हाँ, जो भी हमको एक इम्पोर्टेंट लगा, लाइक वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा है तो हम अपनी ओन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके उसको अपनी लैंग्वेज में उसको समराइज कर दें कि वो वेरी मीनिंग गुड। क्या है उसका। टीचर अपनी, वेरी गुड, टीचर अपनी लैंग्वेज में उसको समराइज कर दे। वेरी गुड, दिस इज वन ऑफ द वे टू प्रेजेंट समरी। व्हाट अदर द टीचर कैन डू? हम या प्रैक्टिकल करने के लिए बोल सकते हैं कि मतलब जो टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड मतलब कुछ प्रैक्टिकल करके देखें आप लोग, मतलब तो ये हाँ, भी हो सकते वेरी हैं। गुड। चल, बहुत अच्छा। आपने जो पढ़ाया है, आपका जो नॉलेज उन्होंने दी है, उस नॉलेज को उनको यूटिलाइज करते आना चाहिए, कि उसका प्रयोग करे। ज्ञान तो ले लिया, अब उसका एप्लीकेशन भी सिखाओ। वेरी गुड। तो चलो, एप्लीकेशन करना पूछना चाहिए। और क्या कर सकते हैं समरी में, और किस प्रकार से समरी इफेक्टिव होगी? क्वेश्चन आंसर्स मैम फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हाँ, वेरी गुड। स्टूडेंट से आप चाह रहे हो, जैसे इन्होंने बोला समरी कराने का एक तरीका है कि टीचर अपनी लैंग्वेज में समरी करा दे, और तरीका है आप बच्चों से क्वेश्चन पूछो जिससे रिवीजन हो जाए, है ना। समरी वैसे भी तो हो सकती, टीचर के बताए या फिर बच्चों से क्वेश्चन करे और बच्चे उसका आंसर दे, तो वो भी एक तरीका है ना रिवीजन कराने का, है कि नहीं? है ना। या फिर आप उनको क्वेश्चंस दे दो कुछ करने के लिए, कि चलो अब आपने जो पढ़ाया, साथ साथ मतलब समरी कराने में ये सब चीजें होनी चाहिए। आप होमवर्क दो, आप असाइनमेंट जो दो, जो आपने पढ़ाया है, कि आप अब ये तो नॉलेज का एप्लीकेशन उन लोग सीखेंगे जो पढ़ा है उसका, है कि नहीं। और क्लास मैम में उसके डिस्कशन बेसिस करा पे दो। आप एक्टिविटी परफॉर्म करवा सकते हैं। हाँ, ये सारी चीजें, वेरी गुड। एक्टिविटी करा दो, क्लास में डिस्कशन करा दो, यस और मैम। है मैम ना। ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, एक्टिविटीज करा सकते हाँ, हैं, मल्टीपल वेरी चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में वेरी वेरी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो अब आप लोग ये समझ गए कि ये होती है क्लोजर स्किन, की जो आपने पढ़ाया है इंपॉर्टेंट पॉइंट का रिवीजन कराना चाहिए। और जो चीजें शामिल होती हैं स्किल में, वो बहुत जरूरी रहता है कि एक तो जो क्लोजर होता है उसके लिए हमारे पास लास्ट के 5 मिनट का समय रहता है। जब आप लेसन प्लान बनाओगे तो सीखोगे कि आप पढ़ाते हो, सब कुछ करते हो, और क्लोजर यानी समापन के लिए आपके पास लास्ट 5 मिनट का क्वेश्चन रहता है। उस 5 मिनट में जरूरी है आप, कि आपने जो पढ़ाया है उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट को, जो नॉलेज उनको दी है उसको निष्कर्ष स्वरूप आप उसको छोटे रूप में प्रेजेंट करो, जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन, यानी समन्वय। आपने 45 मिनट में जो पढ़ाया उसके जिस्ट को, उसके मेन पॉइंट को आप 5 मिनट में समराइज करो, चाहे आप बताओ या आप बच्चों से क्वेश्चंस के थ्रू कराओ, चाहे एक्टिविटी के थ्रू कराओ, तो वो कंसोलिडेशन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समरी में होता है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो कि वो आपने जो नॉलेज उनको सिखाया है उसका
एप्लीकेशन करना सीखे, प्रयोग करना सीखे नई परिस्थिति में। जैसे मैथ्स के स्टूडेंट है, आपने कुछ उनको फॉर्मूला बताया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने दिए, आप थोड़े बहुत कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दो, नई सिचुएशन दो कि आपके सीखे गए ज्ञान को आप नई परिस्थिति में कैसे उपयोग कर सकते हो। वो भी एक समरी का पार्ट है कि उन्होंने जो सीखा है उसी को न्यू सिचुएशन में वो अप्लाई करना सीखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमेशा जो आपने नया ज्ञान दिया है बच्चों को, इसको ध्यान रखो, वो आपकी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड ही होना चाहिए। इसके लिए आप लोग सीखोगे, पियाजे की थ्योरी जब पढ़ोगे ना डिटेल में आप लोग, तब सीखोगे। इसको कहते हैं असिमिलेशन, एक प्रोसेस होती है असिमिलेशन। सुना है ये वर्ड असिमिलेशन? सुना है? हो गई आप लोगों की साइको में पियाजे की थ्योरी? यस मैम। हो गई ना? चलो बताओ जरा, क्या कहते हैं पियाजे और असिमिलेशन क्या होता है? एस्टिमुलेशन का एक एग्जांपल ऐसा दे सकते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा है तो अभी उससे 1 डिजिट का सम बनता है, अगर अपन उसको 2 डिजिट का सम करने देंगे तो वो अपना जो भी प्रीवियस नॉलेज है कि हाँ मतलब एक के नीचे जो एक डिजिट होती है उनको ऐड करना होता है, तो वो उस नॉलेज का यूज करके उन 2 डिजिट के सम को सॉल्व कर सकता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो असिमुलेशन का मतलब है, पियाजे कहते हैं बच्चों का जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जब वो कुछ सीखते हैं तो उनकी जो लर्निंग रहती है वो प्रीवियस नॉलेज के बेस पे रहती है। जितना उनको पता है उसके आधार पे आप उनको आगे नॉलेज देते हो। उसको कहा है जैसे हम एक बलून में हवा भरते हैं, हवा भरेंगे थोड़ा सा बलून फैलेगा, फिर हम उसमें और हवा भरेंगे और भरते जाएंगे तो एक्सपेंशन होता जाएगा, बलून भरते जाएगा। ऐसे बच्चों की लर्निंग बढ़ती जाती है, प्रीवियस नॉलेज से वो अपने न्यू नॉलेज को लिंक करते हुए आगे बढ़ते हैं। और नया नॉलेज, अगर प्रीवियस नॉलेज और नए नॉलेज में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन रहता है कि प्रीवियस नॉलेज और कॉन्ट्रडिक्शन और नए नॉलेज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो उसमें वो असिमुलेट करता है कि अब हमें न्यू कॉन्सेप्ट क्या बनाना है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रहे, छोटे बच्चों को सिखाया गया है कि कोई भी डॉग, डॉग क्या होता है? 4 लेग एनिमल होता है। तो उसके दिमाग में छोटे बच्चों को पता 4 लेग एनिमल डॉग होता है। पर जब उनके सामने कोई 4 लेग की कैट आ गई तो कैट को भी डॉग समझते हैं। फिर उनका टीचर उसको असिमुलेट कराता है कि नहीं 4 लेग का एनिमल डॉग होता है बट कैट भी हो सकता। तो असिमुलेट करते हैं कि 4 लेग का जानवरों के अलग अलग टाइप क्या होते हैं। और एग्जाम्पल समझो, जैसे कंप्यूटर, किसी को एक लैंग्वेज पता है, एक स्टूडेंट को कंप्यूटर की नॉलेज है, तो वो नई लैंग्वेज सीखेगा तो उसमें पुरानी लैंग्वेज का चूंकि उसको नॉलेज है तो वो नई लैंग्वेज कंप्यूटर की और अच्छे से सीख पाएगा। तो ये होता है पुरानी, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्लोजर स्किल, बट हमने क्लोजर स्किल बताने के लिए आपकी पुरानी स्किल का यूज किया ना, कि देखो सेट इंडक्शन या इंट्रोडक्शन स्किल होती है, उसी प्रकार जैसे इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है तो क्लोजर भी इंपॉर्टेंट, हमने आपके प्रीवियस नॉलेज के आधार पे ही बताया ना। और हम ये चार जानते हैं कि आपको माइक्रो टीचिंग पता है, स्किल पता है, और अब हम आपको अलग अलग स्किल बता रहे हैं। तो ये असिमुलेशन होता है कि प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच लिंकिंग करते हुए बच्चे लर्निंग करते हैं। तो समापन स्किल भी बताती है कि आप जो भी नॉलेज दी है उसको प्रीवियस नॉलेज के बेस पे ही, जो बच्चों को आप नॉलेज दे चुके हो, अब आप उसी के आधार पे उनकी समरी बनाओ कि और हमने नए नॉलेज को कैसे प्रीवियस नॉलेज से सीखा है। ठीक है? तो आप जो बीच में ऐसे भी क्वेश्चन करो जो उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड है, जिसके बेस पे आज का आपने लेसन तैयार किया था। और ऐसे भी आपको क्लोजिंग देनी पड़ती है, कुछ पॉइंट रहते हैं कि फ्यूचर लर्निंग जिसको कहते हैं, कि आज हमने ऐसा ऐसा देखा, कल की क्लास में हम इसके आगे का ये पोर्शन देखेंगे। ये भी क्लोजर स्किल का एक पार्ट होता है कि ओके स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा, कल की क्लास में हम इसी से आगे बढ़ते हुए इसके आगे क्या प्रोसेस होती है वो देखेंगे। तो ये हो गई क्लोजर स्किल। अब क्लोजर स्किल के आप बोलोगे मैडम कंपोनेंट क्या लिखने हैं, तो वही सब कंपोनेंट है जो भी आपने बताया। जैसे पहला कंपोनेंट हो जाएगा कंसोलिडेशन ऑफ मेजर पॉइंट, पाठ के प्रमुख बिंदुओं का की पुनरावृत्ति, समरी में आएगा पाठ के प्रमुख बिंदुओं की पुनरावृत्ति की गई। और दूसरा पॉइंट आ जाएगा प्रोवाइडिंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ने सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करने के अवसर। तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा अपॉर्चुनिटीज गिवन टू यूज लर्न नॉलेज, इन हिंदी में प्राप्त किए गए ज्ञान को उपयोग करने के अवसर दिए गए।
तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि लिंकिंग द pupils न्यू नॉलेज टू द प्रीवियस नॉलेज, बच्चों के नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से लिंक किया गया, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट आ जाएगा, चौथा पॉइंट प्रेजेंट, हाँ, लिंकिंग प्रेजेंट नॉलेज विथ फ्यूचर नॉलेज, कि आज प्राप्त किए गए ज्ञान को फ्यूचर नॉलेज से जोड़ा गया। फ्यूचर नॉलेज से जोड़ा गया कैसे, कि अब इतना इसका उपयोग हम कल आगे करेंगे और आगे की चीज पढ़ेंगे। तो ये होती है आपकी ये वाली कौन सी, क्लोजर स्किल। कुछ कंफ्यूजन है, पूछना है क्लोजर स्किल के बारे में, कुछ आप लोग जानना चाहते हैं, क्लोजर स्किल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? नहीं, क्लियर है क्लोजर स्किल। पहला पॉइंट, पहला घटक आ जाएगा, जितना पढ़ाया है उस सब आपने समरी बना के बच्चों को प्रेजेंट की। दूसरा पॉइंट आप लिखोगे कि नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ा गया। तीसरा पॉइंट लिखोगे प्राप्त किए गए ज्ञान का उनको एप्लीकेशन करने के अवसर दिए गए। और चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रेजेंट नॉलेज को फ्यूचर नॉलेज से जोड़ा गया। ये होते हैं आपके घटक चार। और एक चीज और, हाँ, एक पॉइंट और जोड़ोगे आप कि लर्न नॉलेज को अभ्यास, नए नॉलेज को अभ्यास करने के अवसर दिए गए। मतलब आपने उनको होम असाइनमेंट दिया या क्वेश्चन दिए जिससे वो सीखे गए नॉलेज का प्रैक्टिस और करें। तो सीखे गए नॉलेज का अभ्यास करने के अवसर दिए गए। अब आप अभ्यास में क्या कहते हो, घर से करके लाओ, या अब आप फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैक बोर्ड में लिख दिए कि चलो इसको एक एक बच्चा आके फिलअप करो, तो उनसे क्वेश्चन दिए गए। ये हो गया क्लोजर स्किल। क्लियर है क्लोजर स्किल? क्लियर है क्लोजर स्किल? कुछ नहीं है बेटा, ये सब वही, समाप्ति कैसे करोगे, मेन पॉइंट का रिवीजन करा दोगे, उनसे प्रश्न पूछोगे, उनको कुछ होम असाइनमेंट दोगे घर से करके लाने के लिए, एक आध दो शब्द बोलेंगे कि आज हमने जो सीखा कल अब हम ये सीखेंगे, तो वो हो जाएगा फ्यूचर के बारे में बता दिया। और प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड आप उनको जब समरी भी दोगे तो प्रीवियस नॉलेज का यूज करोगे, या क्वेश्चन भी पूछोगे ऐसे जिसमें उनकी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे न्यू नॉलेज बने। तो ये होती है सिंपल क्लोजर स्किल। क्लियर है? हम नेक्स्ट स्किल पे आए, क्लोजर स्किल खत्म करें। यस मैम। हाँ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, कुछ भी ऐसी नहीं है, बहुत इजी सी चीजें हैं। क्लोजर स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी है। ये पार्ट समाप्ति आपने कैसे करी, अच्छे से इंटरेस्टिंग बना के आकर्षक ढंग से समाप्ति कर दी। अब नेक्स्ट स्किल जो है वो है, इंग्लिश में उसको कहते हैं recognizing and attending behavior। recognizing and attending behavior हिंदी में कहा जाता है छात्र व्यवहार अभिज्ञान कौशल। छात्र व्यवहार अभिज्ञान कौशल। चलो, इसका क्या मतलब है? रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर्स, छात्र व्यवहार अभिज्ञान कौशल, क्या मतलब हुआ इसका? मैम, सारे स्टूडेंट्स की तरफ अटेंशन देना और उनके आंसर्स को एक्नॉलेज करना। उनकी किसको एक्नॉलेज करना? उनके आंसर्स को और उनके पार्टिसिपेशन को। वेरी गुड, यू आर वेरी क्लोज अभिलाषा, वेरी गुड अटेम्प्ट। एनी अदर हु कैन गिव? मैम क्लास में जब हम कोई भी लेसन पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट का कैसे अटेंशन है और वो कैसा बिहेव कर रहे हैं क्लास में, प्रॉपर्ली है या नहीं है, उसको समझना और उसको रिकॉग्नाइज करके अगर कोई क्वेरी आ रही है उन स्टूडेंट्स को तो उसको सॉल्व। वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। छात्रों के व्यवहार को समझना का मतलब होता है छात्र व्यवहार अभिज्ञान। छात्रों के व्यवहार को अभिज्ञान यानी आप समझो। इंग्लिश में जो भी बिहेवियर स्टूडेंट कर रहे हैं उनको आप रिकॉग्नाइज करो यानी पहचानो, समझो और उसको अटेंड करो, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ऐसा करो जिससे छात्रों को पता चले कि आप उनके व्यवहार को समझ के यू आर डूइंग समथिंग फॉर देम। जैसे सिंपल सी चीज है,
आप क्लास में बैठे हैं, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने अच्छा आंसर दिया, तो आपने उस व्यवहार को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये छात्र मन लगा के पढ़ रहा है, ही इज गिविंग राइट आंसर, तो विल से गुड, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। तो आपने उनके व्यवहार को रिकॉग्नाइज करके आपने उनको रिस्पॉन्ड किया, एक ये तरीका हो गया। दूसरा और क्या एग्जाम्पल है भाई, कोई छात्र आप देख लो चुपचाप बैठा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके व्यवहार को पहचान रहे हो कि नहीं आज इसको कोई प्रॉब्लम है, रोज तो ये बहुत अच्छे से आंसर देता है या पढ़ाई में मन लगाता, आज चुप क्यों है, आपने उसके व्यवहार को पहचाना, आपने उससे पूछा उसका नाम लेके कि यस आप समझ रहे हैं, आपको मेरी बात समझ आ रही है क्या, मैं आपको फिर से समझाऊं, तो आप उसके व्यवहार को समझ के उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आर यू गेटिंग किस तरह से हम उनके व्यवहार को, या आप देख रहे हो कि क्लास में बच्चे बिल्कुल, आप तो पढ़ा रहे हो पर बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, मन नहीं है, तो आपने उनके व्यवहार को पहचाना और आपने फटाक से अपनी टीचिंग को मोल्ड कर दिया, ओके चलो नाउ विल प्ले अ गेम। फिर आपने उनके व्यवहार को पहचाना कि आज बच्चे मूड में नहीं हो, उनको गेम तक लेके आए और गेम ही गेम में आप उनको कुछ और जो पढ़ाना चाह रहे हो आपने पढ़ा दिया। तो ये सिंपल सा एक इसका नाम ऐसा लग रहा है कि रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर, और कुछ नहीं है, टीचर अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझ सके कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनके पॉजिटिव व्यवहार को टीचर प्रेस करे यानी तारीफ करे, और आप देख रहे हो कुछ नेगेटिव व्यवहार हो रहा है तो उसको भी पहचान के आप उसको रिकॉग्नाइज करो, सिंपल सी चीज है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। चलो अब इसके घटक क्या क्या हो सकते हैं, इसके कंपोनेंट जिसके बेसिस पे आप उनका जजमेंट दोगे, तो इसके कंपोनेंट हो सकते हैं, पहला रिवॉर्डिंग द अटेंडिंग बिहेवियर ऑफ पीपल, रिवॉर्डिंग द अटेंडिंग बिहेवियर ऑफ पीपल मतलब हिंदी में छात्रों के ध्यान पूर्वक व्यवहार को प्रबलन, छात्रों के ध्यान पूर्वक व्यवहार को प्रबलन या रिवॉर्डिंग द अटेंडिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल का मतलब हुआ इसका, छात्रों के ध्यान पूर्वक व्यवहार को प्रबलन, व्हाट डज दिस मीन? पर मतलब अगर कोई बच्चा, अगर आपका समझ में आ रहा है कि वो बहुत कोशिश कर रहा है, वो बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहा है और वो टीचर को रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए उसी टाइम पे, या अप्रिसिएशन देना चाहिए उसी टाइम पे। वेरी गुड, आप उसको प्रेस करो, रिवॉर्ड है ना, अब ये मतलब तो नहीं है ना कि आप रिवॉर्ड दोगे, शील्ड मेडल लाने की जरूरत नहीं है, क्लास में आप वेरी गुड गुड, या कई बार छोटे बच्चों के लिए हम चॉकलेट्स रख सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर देगा हम उसको चॉकलेट देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी छोटी मोटी चीजें छोटे बच्चों के साथ, और बड़े बच्चों को आप अलग तरीके से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, आई एम हैप्पी, यू आर स्टडीइंग वेरी गुड, ठीक है। तो उनका जो ध्यान पूर्वक व्यवहार है, जो आपको समझ में आ रहा है कि अटेंटिवली दे आर सिटिंग इन द क्लास, यू आर सपोज टू रिवॉर्ड देयर बिहेवियर, पहला घटक ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, सेकंड इसका कंपोनेंट हो जाएगा गिविंग डायरेक्शन, गिविंग डायरेक्शन हिंदी में निर्देशन देना, इसका क्या मतलब होगा, निर्देशन देना क्या मतलब होगा बताइए? जो भी लेसन हम पढ़ा रहे हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है उसका डायरेक्शन देना, या फिर अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा और बच्चा थोड़ा सा उससे अलग जा रहा है तो उसको डायरेक्ट करना कि हाँ आप थोड़ा सही हो पर आपको और मेहनत करना है करके। हाँ वेरी गुड, तो छात्रों के व्यवहार को निर्देशन, देखो आपने कोई क्वेश्चन पूछा, अगर बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं या, तो आप उनको थोड़ा सा डायरेक्शन दो कि ओके अच्छा आप इसको इस प्रकार सोचो तो आप सही आंसर तक आ सकते हो। या कोई बच्चे बिल्कुल ही शांत बैठे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, आप ध्यान दे रहे हो कि आप पढ़ा रहे हो पर उनका ध्यान इसको कागज बंद कर दी। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नाउ थर्ड उसका कंपोनेंट है आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस प्रश्न पूछना। अब ये तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, चलो व्हाट इज आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना क्या?
हम जो भी पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके ये देख लेती है टीचर कि बच्चा अटेंटिव है भी क्लास में कि नहीं। तो काम नहीं करेगी तो हाँ, वेरी गुड। सिंपल प्रश्न पूछना बीच बीच में बच्चों का, आप जानने के लिए कि आपने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है, कितना आपके व्यवहार को समझ रहे हैं, आप प्रश्न पूछेंगे। दूसरी चीज, बच्चों को अटेंशन में भी लाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि टीचर बीच में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो अटेंटिवली सुनेंगे, इसलिए बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं। आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में आ रहा कि नहीं, उसके लिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बीच बीच में टीचर को क्वेश्चन करते रहना चाहिए, सो दैट बच्चे भी ध्यान से रहें और आपकी पढ़ाई की चीज का इवेल्युएशन आप कर सके कि कितना बच्चे समझ पाए हैं। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हुआ। देन इसका फोर्थ कंपोनेंट विल बी एक्सेप्टिंग फीलिंग्स एंड फॉर आइडियाज ऑफ पीपल। एक्सेप्टिंग फीलिंग एंड फॉर आइडियाज ऑफ पीपल, इसका हिंदी हो जाएगा छात्रों की भावनाओं विचारों को स्वीकार करना। छात्रों की भावनाओं और विचारों को स्वीकार करना। छात्रों की भावनाओं विचारों, जिसको हम कह सकते हैं रुचि या अभिव्यक्ति, छात्रों की भावना विचार या उनकी रुचि और अभिव्यक्तियों को स्वीकार करना। एक्सेप्टिंग फीलिंग देयर इंटरेस्ट एंड आइडियाज ऑफ द पीपल, इसका क्या मतलब हुआ बताइए? छात्रों की इंटरेस्ट आइडिया को स्वीकार करना, इसका क्या मतलब हुआ? मैम जरूर मैम, जो बच्चे होते हैं मैम, अगर 50 बच्चे हैं क्लास में तो उन 50 का 50 मतलब 50 बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग लेवल होगा उनका। तो मैम वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप हर एक बच्चे से बस ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सब लोग 90% लेकर आए पढ़ाई में। हो सकता है कोई किसी फील्ड में अच्छा, किसी फील्ड में अच्छा हो, तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बच्चे को वैसे ही आपको मोटिवेट कर रखना है जैसे कि बाकी के बच्चे जो क्लास में है। वेरी गुड, इसको कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। हर व्यक्ति दो जन एक समान नहीं रहते, तो हर बच्चों का लेवल भी अलग रहता है। तो आप उनके हाव भाव से समझो। कुछ बच्चों के तो आप फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाओगे कि यस, फटाफट उनको समझ में आ गया है ना। पर कुछ बच्चों का फेस कंफ्यूजिंग दिखता है कि नहीं मैम, जैसे आपने एक बार पढ़ाया, वो बोल नहीं पाते हैं कि मैम समझ नहीं आया, फिर से बताइए, क्योंकि उनको एक शर्म आती है ना कि क्लास में बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, क्या रे इसको तो इतनी सी चीज समझ में नहीं आई। इसलिए टीचर को ये समझते आना चाहिए कि किसी बच्चे को समझ में किसको आया है और किसको नहीं आया है। जिसको समझ में नहीं आया है तो उसको एकदम से नहीं बोलना चाहिए तुम्हारे सारे के ऐसा क्यों है, तुमको समझ में नहीं आया क्या। आप समझ जाओ, उसके इंसल्ट किए बिना आप फिर से उस पॉइंट को समझा दो। तो टीचर्स बच्चों के हाव भाव समझे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और कई बार टीचर ही गलती कर देता है ना, ब्लैक बोर्ड पे कुछ मिस्टेक कर दी, प्लस गलत कर दिया, माइनस या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, तो बच्चे अगर बोल रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करो कि ओके है ना, कि मैम ये ऐसा नहीं होगा ऐसा, तो आप एक्सेप्ट करो, तो उनके बिहेवियर को आप अच्छे से एक्सेप्ट करो, ना कि उनकी इंसल्ट करो। तो ये है कि छात्रों के मन में जो भी विचार भावनाएं चल रहे हैं उनको समझो। जैसे मैंने आपसे बोला, कई बार बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। मैं ही आपकी क्लास ले रही हूँ, मैंने आज 2 स्किल करा दी, तीसरे स्किल जहाँ अगर मैं चालू करूंगी और मैं देखूंगी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये मुझे समझ में आना चाहिए कि नाउ इट्स टाइम इज ओवर, अब मुझे अपनी क्लास बंद करनी चाहिए। तो यही सब चीजें कि छात्रों के आप एक्सप्रेशन को समझो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझो और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू बिहेव इन द क्लास। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, फ्यूचर टीचर के लिए समझना, है ना? हाँ कि नहीं? यस मैम। यस मैम। And last is using silence and non-verbal cues. Using silence and non-verbal cues. ये आप एक और इसकी पढ़ चुके हो, मौन और अशाब्दिक संकेत। ये अलग से एक आपने स्किल ही पढ़ी है, मौन और अशाब्दिक संकेत। याद आया? नॉन-वर्बल क्यूज पढ़े हैं एक स्किल के फॉर्म में, याद आया? वर्दी में हमने पढ़ाया होगा ये वाला। यस मैम। तो इसका क्या मतलब है, अशाब्दिक और नॉन वर्बल क्यूज? मैम फेशियल एक्सप्रेशन से और बताना बच्चों को, मतलब रिस्पॉन्स करना। हाँ, बहुत
जैसे कोई बच्चे, दो बच्चे ना बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप बार बार देख रहे हो कि जहां आप ब्लैक बोर्ड में की तरफ देखते हो, दो बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं। तो आप कुछ उनको मुंह से नहीं बोलो, डांटो नहीं, सिंपल आप बस उनको देखने लगो 2 मिनट कि आपका उनकी तरफ ध्यान जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, पर जहां आपने उनको देखा 2 मिनट, तो वो समझ जाएंगे कि टीचर का अटेंशन हमारी तरफ आ चुका है, इसका मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं, है ना। या किसी टीचर, बच्चा अच्छा आंसर दे रहा है तो भी आप कुछ मत बोलो, सिर्फ गर्दन हिलाओ प्राउड में कि यस, ओके, ऐसा, गुड, आंखों से बताओ, फेशियल एक्सप्रेशन, तो वो भी जरूरी होता है। कई बार वर्ड्स 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 से, जैसे कोई एक चीज से बोल रहे तो जाती है ना, हर बच्चे को शाबाश बोलेंगे तो लगेगा कि यार हर बार शाबाश है, पर आप किसी को नॉन वर्बल क्यूज दोगे, यस, ऐसा थम्स अप दिखाते हुए, आर यू गेटिंग, थम्स अप दिखा रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो भी वो उनके लिए होता है कि साइलेंस है, पर उनको एक अलग तरीके का फीडबैक मिलता है। तो सिंपल सी चीज है, आप बच्चों को नॉन वर्बल क्यूज के थ्रू भी उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्किल जो थी रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार को पहचानना समझना। तो ये आपकी नेक्स्ट स्किल हो गई। एक स्किल लास्ट की बची है, आई थिंक शायद कम्युनिकेशन स्किल, वो प्रदीप मैम करा देंगी, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो यूनिट 3 की आप लोगों को ब्रीफिंग देंगे, और उसमें हम जब 4th यूनिट करा लेंगे आपकी, तो खत्म करें। आई थिंक आज की लास्ट क्लास होगी।